आखिर क्यों एक राजा के अपनी ही किचन से पानी पीने पर किचन अपवित्र हो जाती है? और किसने इस देश में पहली बार आरक्षण दिया? किसने प्राथमिक शिक्षा, अस्पताल, कुएं, तालाब सार्वजनिक रूप से दलित पिछड़ों के लिए खोल दिए? और किसने पहली बार मंदिरों में गैर ब्राह्मणों को पुरोहित बना दिया और पुरोहितों के लिए प्रशिक्षण भी दिया? और किसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे मसीहा हैं जो तुम्हारी गुलामियों की बेड़ियों को काट डालेंगे? नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। आज 26 जून और उस महान शख्सियत की जयंती जिसके बारे में मैंने अभी अभी कहा, जिसने इस देश में 21वीं सदी आने से पहले यानी 20वीं सदी के भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया, प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क किया, अपने राज्य में सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया, कुओं को, तालाबों को सार्वजनिक रूप से दलित पिछड़ों के लिए खोलने का फरमान जारी किया, अस्पताल बनवाए, अस्पतालों में दलित पिछड़ों को सम्मानपूर्वक इलाज कराने का फरमान जारी किया। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कर्मचारी मेरा जातिवाद करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति साहू जी महाराज की, जो आज के दिन यानी 26 जून 1874 को इस देश में उनका पदार्पण हुआ। 26 जून को जन्मे छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके पिताजी का नाम जयसिंह राव घाटगे और माता का नाम राधाबाई मुधौल के शाही परिवार से थी। ये लोग दोनों लोग, हालांकि उनकी जो माँ थी राधाबाई, वो 20 मार्च 1877 को इस दुनिया से चली गई थी। शाही परिवार से थी, लेकिन कोल्हापुर रियासत इनके बेटे को मिल जाए ऐसा नहीं था। हुआ क्या था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रथम, दूसरे पुत्र और चतुर्थ कोल्हापुर राज्य के राजा ब्रिटिश षड्यंत्र और ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से, ब्रिटिश षड्यंत्र और ब्राह्मण दीवान की गद्दारी की वजह से असमय मृत्यु हो गई और गद्दी खाली हुई। जब उनका कत्ल हुआ तो उनकी जो विधवा थी आनंदीबाई ने अपने जागीरदार जयसिंह राव घाटगे के पुत्र यशवंत राव घाटगे को गोद ले लिया 1884 में। क्योंकि गद्दी खाली थी तो बाल अवस्था में ही इनको राजगद्दी प्राप्त हुई। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने उस अव्यवस्था को, उस जो है क्या नाम है, जो जातिवाद था, उसको देखा और उसको समझा। 2 अप्रैल 1894 को इन्होंने गद्दी अपने हाथों में ले ली और सत्ता को अपने हिसाब से चलाने लगे ये। अब इनके साथ 2 इंसिडेंट होते हैं। 2 इंसिडेंट क्या होते हैं कि एक बार जब वो नदी में स्नान कर रहे थे तो पंडित जी जब कोई राजा स्नान करता है तो पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो जब पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो वो उच्चारण करते समय जमाई ले रहे थे, उबासी ले रहे थे। तो राजा के मंत्री जी ने बताया कि महाराज, एक तो भज्जी नहा के नहीं आए
और दूसरा उल्टे मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। तो जब महाराज छत्रपति साहू जी महाराज ने उनसे पूछा कि आप भज्जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक राजा के स्नान पर तो जो है ये वाले मंत्र बोले जाते हैं, वेदोत्तर मंत्र बोले जाते हैं, आप पुराणोत्तर मंत्र क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि शूद्र राजा के लिए बिना नहाए और मंत्र बोले जाते हैं और यही मंत्र बोले जाते हैं शूद्र राजा के लिए। ये इनका पहला अपमान हुआ। राजा ने सोचा कि जब एक राजा के साथ उसी के यहां काम करने वाला कर्मचारी ऐसा कह रहा है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। दूसरी घटना हुई कि एक बार इन्हें प्यास लगी, उन्होंने देखा कोई दरबारी नहीं है, तो वो सीधे किचन में चले गए और पानी पी लिया। तो इनके किचन में काम करने वाला जो रसोइया था, उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर दिया आपने? बोले भाई क्या हो गया? कि आपने तो किचन को अपवित्र कर दिया। राजा ने कहा मेरे पानी पीने से किचन कैसे अपवित्र हो गई? बोले आप शूद्र हैं महाराज, इसलिए अपवित्र हो गई। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ, जो मैं राजा हूं और बारंबार मेरा अपमान हो रहा है, ये बड़े कमाल की बात है। तो राजा ने फिर कड़े फैसले लेने शुरू किए। उन्होंने देखा कि मेरे राज दरबार में 95% यानी 95% सीटों पर ब्राह्मणों का कब्जा है, उच्च जातियों का कब्जा है। उन्होंने 1902 में अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू कर दिया। जी हाँ, 1902 में अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू कर दिया छत्रपति साहू जी महाराज ने। इतना ही नहीं, एक बार क्या हुआ कि वो राज्य से बाहर थे तो उनके राज दरबार में एक चमार जाति से गंगाराम काम्बले नाम का व्यक्ति जो है काम करता था। तो उसने एक बार कुएं से पानी पी लिया, सार्वजनिक कुएं से पानी पी लिया, तो उच्च वर्गीय लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और बहुत बुरी तरह मारा। जब महाराज लौटे तो उन्हें पता चला कि आखिर गंगाराम काम्बले के साथ क्या हुआ। तो महाराज ने पहले तो उस उच्च वर्गीय व्यक्ति को नौकरी से बाहर निकाला, उसको दंडित किया और फिर गंगाराम काम्बले को धन दिया और राज्य के सबसे प्रमुख चौराहे पर चाय की दुकान खुलवाई। चाय की दुकान ही नहीं खुलवाई, वो स्वयं वहाँ गए और चाय पीने लगे। और जब चाय पीने लगे तो उन्होंने गंगाराम काम्बले जी से पूछा कि भाई तुमने ये बताओ गंगाराम, इस पर अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? तो गंगाराम काम्बले जी ने कहा कि महाराज क्या चाय की दुकान या किसी भी दुकान पर व्यक्ति का नाम और जाति लिखना जरूरी है? तो महाराज ने हंसते हुए कहा लगता है अब तुम पूरे राज्य का धर्म भ्रष्ट करोगे। ये चुटकी ली उन्होंने और वहीं पर ये फरमान जारी किया कि मेरे यहाँ जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो सभी लोग गंगाराम काम्बले की दुकान से चाय पिएंगे और जो चाय नहीं पिएगा उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आप सोच सकते हो 19वीं सदी के भारत में, 20वीं सदी के भारत में ऐसा कोई राजा हो सकता है? क्या इतिहास में जब से बौद्ध शासन खत्म हुआ यानी कि 8वीं 9वीं सदी के बाद और 19वीं सदी के बीच में कोई राजा ऐसा हुआ जिसने इतने कठिन कड़े फैसले लिए हों, इतने तगड़े फैसले लिए हों? यही नहीं, 1912 में महाराज ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया और इतना ही नहीं, 12 जुलाई 1917 को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य के साथ साथ निःशुल्क कर दिया। ये कड़े फैसले उस समय छत्रपति साहू जी महाराज ने लिए। उन्होंने एक और आदेश जारी किया कि 500 से लेके 1000 की जनसंख्या वाले जितने भी गांव हैं उनमें एक विद्यालय, एक अस्पताल खुलवाया जाएगा और उस विद्यालय में और उस अस्पताल में जो हाई स्कूल तक के स्कूल थे उनमें अगर जातिवाद करता है तो उस शिक्षक को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जातिवाद पर कड़ा प्रतिबंध का फरमान जारी इन महाराज ने किया।
1919 में उन्होंने जो है फरमान जारी किया कि जितने भी स्कूल हैं, हाई स्कूल या जूनियर, उन सभी में दलित पिछड़ों को जो एडमिशन दिया जाएगा वो उनकी जाति पूछकर नहीं दिया जाएगा, और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो महाराज जो आपके क्या नाम है, ज्योतिबा फूले और डॉक्टर अंबेडकर के बीच की कड़ी थे, जब डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे अपनी शिक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, उस समय इन महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर का आर्थिक मदद भी की। जी हाँ, जब दोबारा बाबा साहब पढ़ने के लिए जाना चाहते थे तो उन्होंने कुछ धन इकट्ठा किया, लेकिन कुछ का धन कम पड़ रहा था। इन्हें पता चला किसी के माध्यम से कि डॉक्टर अंबेडकर की पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो वो उनके घर गए और 1917-18 के आसपास इनको धन दिया। 5,000 रुपये उस समय महाराज ने 5,000 रुपये सन 1917-18 में बाबा साहब को दिए कि जाके अपनी पढ़ाई पूरी करो। और जब बाबा साहब वहाँ पढ़ रहे थे तो 1921 में बाबा साहब एक पत्र लिखते हैं साहू जी महाराज को कि महाराज, मेरी पढ़ाई यहाँ अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप कुछ धन भिजवा देंगे तो मैं बाद में भारत आके और जो है नौकरी करके आपका पैसा चुका दूंगा। छत्रपति साहू जी महाराज ने धन के साथ साथ एक पत्र लिखा कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आप अपने खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं सारा खर्चा बहन कर लूँगा आपको। और इसके अलावा अगर रमा बहन को भी कोई दिक्कत हो तो वो भी, उनसे भी कहना कि निसंकोच आके मुझसे कहें और उनकी भी पूरी सहायता की जाएगी, उनको भी किस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे उस समय के राजा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह उनको साधुवाद करूं। हम ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं कि जिस ऊंच नीच भेदभाव की जमीन को समतल करने के लिए जो जेसीबी चाहिए था, जो जेसीबी चाहिए थी, उस जेसीबी के जे ज्योतिबा फूले, उसकी बी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसकी सी छत्रपति साहू जी महाराज। जी हाँ, छत्रपति साहू जी महाराज ने इस देश से अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादिता को जड़ से उखाड़ के फेंका। और उसमें उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में, इनके राज्य में जो मंदिर थे उनमें मराठाओं को पुरोहित बनाने का फरमान जारी कर दिया कि अब उनमें मराठा भी पुरोहित बन सकेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि पुरोहित बनने का जो प्रशिक्षण है वो भी शुरू कर दिया कि अब कोई अनपढ़ पुरोहित नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा पुरोहित बनेगा। ये फरमान इन्होंने जारी किया। हालांकि इस बात का इनको कड़ा विरोध झेलना पड़ा सवर्ण जातियों का, और झेला, अपमान भी झेलना पड़ा। ये तमाम मंदिरों में जब घूमने गए तो लोग इनसे पाखंडवाद कराते थे, अंधविश्वास कराते थे, लेकिन ये किसी भी अंधविश्वास में नहीं पड़े, इसलिए इनका विरोध होने लगा। ये एक बार विदेश गए तो जब वहां से लौट के आए तो भारत के ब्राह्मणों ने कहा कि आप विदेश से अपवित्र होके आए हैं, आपको शुद्ध करना पड़ेगा। इन समस्याओं का समाधान, ऐसा अपमान इन्होंने भी झेला राजा होते हुए। जी हाँ, राजा होते हुए इन्होंने वो अपमान झेला। सोचिए, 1920 में मनमाड़ में एक सभा में इन्होंने घोषणा की कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारे मसीहा हैं, तुम्हारे मुक्तिदाता हैं, तुम्हारे उद्धारक हैं। दलित पिछड़ों की मेनली पिछड़ों की वो सभा थी, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर तुम्हारी 5,000 साल पुरानी गुलामी की बिड़ियों को काट डालेंगे, इसलिए तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। 1920 में ये बात उन्होंने कही, और उनकी बात मान के दलित पिछड़ों के तमाम संगठन बाबा साहब के साथ हो गए। हालांकि 1928 में पिछड़े समाज को कांग्रेसी नेताओं ने
बहका के साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट जानी थी उससे पिछड़े समाज को बाहर कर दिया। और जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो बाबा साहब वहाँ पर केवल दलितों की बात उठा पाए, हालांकि उन्होंने पिछड़ों की बात उठाई थी। लेकिन जब साइमन कमीशन वहाँ पर सर्वे करने गया था तो पिछड़े समाज के लोगों ने कांग्रेस के नेताओं के भ्रमित होने के कारण उन्होंने अपना जो है सर्वे नहीं कराया और केवल दलितों की आबादी का सर्वे हुआ। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने जब कम्युनल अवार्ड प्राप्त किया तो वो दलितों के लिए प्राप्त हुआ, पिछड़ों के लिए नहीं हुआ। उसमें पिछड़ों को वहाँ हिंदू मान लिया गया और समस्त दलितों को हिंदू से इतर माना गया। साथियों, छत्रपति साहूजी महाराज 21वीं सदी की भारत की परिकल्पना लिख रहे थे, जो उस समय शायद ही किसी के लिए इतना जो है आसान हो जो वो काम कर रहे थे। ज्योतिबा फूले ने जिस काम की शुरुआत 1848 से शुरू की, 1848 से शुरू की, वो काम छत्रपति साहूजी महाराज ने 1922 तक जारी रखा। अगर हम संविधान को देखें तो संविधान में तमाम ऐसे प्रावधान हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा जो है अब तो खैर क्या नाम है, आगे भी बहुत कम फीस में है ना, अपने समय में उन्होंने छात्रवृत्ति, प्रतिभाशाली छात्रों को छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया था। तो स्कूलों में, अस्पतालों में निःशुल्क इलाज का व्यवस्था उन्होंने की। तो आज के संविधान में काफ़ी कुछ जो प्रावधान है या जो आर्टिकल्स हैं वो छत्रपति साहूजी महाराज और ज्योतिबा फूले ने जो लागू कराए थे या लागू किए थे या काम किए थे, वो सब उसमें दर्ज है। छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने समय में हिंदू कोड बिल भी लागू किया और महिलाओं को भी तमाम अधिकार दिए, पिछड़ों को भी तमाम अधिकार दिए। जिस हिंदू कोड बिल के लिए परम पूज्य बाबा साहब को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था 21वीं सदी के भारत में, वहाँ 20वीं सदी के भारत में उन्होंने अपने राज्य में हिंदू कोड बिल लागू कर दिया था। साथियों, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं 2025 में जो वीडियो बना रहा हूं, उससे मात्र 4-5 दिन पहले इटावा में यादव समाज के कथावाचकों के साथ कितना बड़ा कृत्य हुआ, ये पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने देखा, जिसका विरोध हुआ। और जब इस जातिवाद का विरोध हुआ तो उन्हीं उच्च जातियों के लोगों ने, उन्हीं सवर्ण लोगों ने एक आरोप उन कथावाचकों पर लगवा दिया कि साहब ये महिलाओं को छेड़ रहे थे। मैंने YouTube के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से यह भी जाना कि उन्होंने, उच्च जातियों के लोगों ने उनके साथ ऐसा क्यों किया, और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों के लिए यही सजा है। 2025 में तर्क यह दिया जा रहा है कि हमारे शास्त्रों में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले लोगों के लिए यही सजा है। तो संविधान कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, पुलिस कहाँ है, जज कहाँ है, न्याय कहाँ है? अगर शास्त्र के अनुसार ही सजा दी जाएगी तो ये सब तो बेकार हो गए, सरकार तो बेकार हो गई। अगर उन्होंने छेड़छाड़ की थी तो उनके खिलाफ FIR होनी थी, उनको जो है कथा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। ऐसे लोगों को, जो लोग महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप उनसे कथा करवा रहे हो, यानी कहीं ना कहीं तो झोल है, कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। आखिर क्यों एटा में दलित समाज के बच्चों को ईंट पत्थर लेकर कलश यात्रा को रोकना पड़ा? 2025 में क्यों रोकना पड़ा इस कलश यात्रा को? इतिहास में पहली घटना जहां क्षत्रियों द्वारा निकाली गई कलश यात्रा को दलित समाज के लोगों ने रोका। और वो क्यों रोका? क्योंकि उनको अंबेडकर जयंती की परमिशन नहीं दी गई थी, जबकि कलश यात्रा बिना परमिशन के निकल रही थी। तो उन्होंने कहा परमिशन कहां है, परमिशन दिखाओ। जब अंबेडकर जयंती की परमिशन हो सकती है तो कलश यात्रा की परमिशन होनी चाहिए। और जब परमिशन नहीं मिली तो प्रशासन वहां आया, प्रशासन ने वहां पर उन लोगों से मिन्नत की कि इस कलश यात्रा को निकलने दीजिए।
अंबेडकर जयंती के लिए मिन्नत करता है क्या प्रशासन? अंबेडकर जयंती क्यों नहीं निकलने दे रहे हो भाई? आखिर ये बैर भाव क्यों, ये द्वेष भावना क्यों, ये जातिवाद क्यों, ये शोषण क्यों, और ये कब तक रुकेगा शोषण? ये पूछता है आज का भारत। अगर पूछना है तो आज के भारत को ये पूछना है कि ये जातिवाद कब खत्म होगा? आखिर कब तक ये समाज इसको ढोता रहेगा, इस अपमान को ढोता रहेगा? आखिर कब तक एक मुख्यमंत्री टोटी चोर कहलाया जाएगा? आखिर कब तक एक मुख्यमंत्री के हटने पर उसकी कुर्सी धोई जाएगी? लेकिन अगर हम उस मुख्यमंत्री की बात करें तो वो मुख्यमंत्री क्या करते हैं? वो मुख्यमंत्री भी उन कथावाचकों से कथा करवाते हैं। यानी कि मुख्यमंत्री महोदय को भी अपने अपमान की चिंता नहीं है, उन्हें कथा की चिंता है। कथा होनी चाहिए, उन्हें कथा ज्यादा जरूरी है, सम्मान जरूरी नहीं है। अपने यहां आके कथा करवा रहे हैं उनसे वो। अरे भाई, उनके शास्त्रों में लिखा है कोई भी शूद्र कथा नहीं कर सकता है। उन्होंने बार बार आपको एहसास कराया है कि आप शूद्र हैं। यादव जाति के लोग कर्णावल में क्या करते हैं? 2 बेटियों पर हमला करते हैं और तमाम उनको नीच अछूत जाने क्या क्या गाली देते हैं जाति को, शब्दों को। और जब इटावा में उनके साथ होता है तो वो भी तो कहते हैं तुम नीच अछूत हो। अंतर क्या रहा भाई दोनों में? अंतर क्या रहा? सीढ़ी दर सीढ़ी चला जा रहा है ये जातिवाद, सीढ़ी दर सीढ़ी चला जा रहा है। वो तुम्हारे साथ कर रहे हैं, तुम हमारे साथ कर रहे हो, हम किसी और के साथ कर रहे हैं। आखिर कब रुकेगी ये चेन? इस चेन को तोड़ना होगा, और इस चेन को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो बाबा साहब का आदमी कर रहा है। वो नहीं करता किसी के साथ शोषण और नहीं करता किसी के साथ जातिवाद। मुझे किसी के साथ खाने में पीने में कोई दिक्कत नहीं है। कुर्मी समाज के उस राजा ने उस दौर में यह साबित कर दिया कि अगर कोई ठान ले तो हर काम मुमकिन है। लेकिन क्या कुर्मी समाज के लोग आज छत्रपति साहू जी महाराज को जानते हैं? आखिर क्यों छत्रपति साहू जी महाराज का इतिहास लोगों से दूर रखा गया? आखिर क्यों लोगों को नहीं बताया गया कि छत्रपति साहू जी महाराज ये हैं, उनका इतिहास ये है? जरूरी है ना उनका इतिहास बताना, लेकिन नहीं बताया जा रहा है। कुर्मी समाज के तमाम लोगों को, मैं अभी एक देख रहा था, दिल्ली में एक छात्र जो है शिक्षा ग्रहण कर रहा था, तो उस छात्र का मैंने इंटरव्यू देखा तो उसने कहा कि मैं यहाँ संस्कृत की पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पिताजी जो संस्कृत पढ़ना चाहते थे उनको संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई। ये कुर्मी समाज के व्यक्ति का बयान था कि मेरे जो है पिताजी को संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, और आज मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ। आखिर क्यों कुर्मी समाज के लोग इन बातों को भूल जाते हैं? ये बातें हम तक क्यों आती हैं? उन तक नहीं आती क्या? आती होंगी, लेकिन उनका जमीर मरा हुआ है। ऐसा नहीं सबका मरा हुआ है। काफी लोग हैं जो कि अपने इतिहास को जानते हैं और इतिहास को जान के वो इसी तरह का काम करते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कम लोग हैं ऐसे, कम लोग हैं शंभू सिंह जैसे, कम लोग हैं लक्ष्मण यादव जैसे, कम लोग हैं पत्रकार नीरज पटेल जैसे। मैं साधुवाद देता हूं शंभू सिंह जी को और नीरज पटेल जी को उनकी पत्रकारिता के लिए, जो हमेशा दलित पिछड़ों की आवाज को उठाते हैं और सवर्णों के शोषण को के विरुद्ध आवाज उठाते हैं। नीरज पटेल जी जो खुलकर इन सब बातों पर बोलते हैं, वो राजनीति पर कर और इन्हीं जो है क्या नाम है शोषणों पर ज्यादा बोलते हैं। ऐसे पत्रकार, चाहे वो सुमित चौहान हो, चाहे वो अशोक दास हो, चाहे वो नीरज पटेल हो, चाहे वो शंभू सिंह हो, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे वो डॉक्टर रतनलाल हो, ये वो लोग हैं जो किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं है, लेकिन दलित पिछड़ों के शोषण पर खुलकर और जमकर आवाज उठाते हैं। और यह शक्ति अगर किसी ने दी है तो वो छत्रपति साहू जी महाराज ने दी है कि अगर आपको शोषण करने वाला, बाबा साहब ने कहा कि शोषण करने वाला भी केवल दोषी नहीं होता है, शोषण झेलने वाला भी उतना ही दोषी होता है। इटावा में जो हुआ कि अपने बचाव के लिए उन्होंने महिला को उतार दिया, और महिला भी हंस के बयान दे रही हैं साहब कि हमारे साथ छेड़छाड़ हुई। क्या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होगी तो हंस के बयान देगी? आपसे पूछता हूं मैं, ऐसा तो नहीं है ना? किसका और जो उनके पति हैं वो भी कभी रो के, कभी हंस के, कभी रो के, कभी हंस के बयान दे रहे हैं। और जिस महिला के साथ छेड़छाड़ हुई वो अपने ही पेशाब से
शुद्ध कर रही है उनको। ये शुद्ध करने के लिए का तरीका क्या भाई? हम तो अब तक एक चीज जानते थे कि शुद्ध या तो गंगा जल से होते हैं या गौमूत्र से। ये तीसरा भी शुद्ध करने का तरीका पता चल गया देश को, विश्व को। तो साथियों, छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पर आज मैं उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं और सशक्त नमन करता हूं। 6 मई 1922 को इस दुनिया से जाने से पहले जो काम छत्रपति साहू जी महाराज ने किया, उन सारे कामों को या उनके सारे कार्यों को उन परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में वर्णित करके छत्रपति साहू जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दी। जो जो काम उन्होंने, जो जो समाज सेवा, जो जो समाज सुधार के काम किए, चाहे ज्योतिबा फूले ने किए हो, सावित्रीबाई फूले ने की हो या छत्रपति साहू जी महाराज ने की हो, उनके सबके कार्यों को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में वर्णित किया, संविधान में पॉइंटेड किया उन सब चीज़ों को। और इन दोनों महाराजों को, दोनों जो है समाज सुधारकों को सच्ची श्रद्धांजलि दी। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैंने अपना ये वीडियो परम पूज्य छत्रपति साहू जी महाराज के ऊपर बनाया। आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर अधिक कीजिए, क्योंकि लोगों को उनका सच्चा इतिहास पता चलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सुखी रहें। विदा दीजिए उमेश पाल सिंह बौद्धाचार्य को। नमो बुद्धाय।